का जो मुख्य विषय है वो है जो हमारा टीआरआई रिपोर्ट के विषय में बहुत सारे कुछ लोग बोलते हैं या सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग अलग अलग इन्फॉर्मेशन को रख रहे हैं। तो उन सब इन्फॉर्मेशन को हमने लिख के रखा है और उन पे ही ये बात होंगी। और जो लोग इस बात को प्रमोट करते हैं कि टीआरआई रिपोर्ट कैसे अच्छा है और टीआरआई रिपोर्ट में क्या क्या लूप है, उन सभी बातों पे आज की जो चर्चा होंगी। तो अगर आप लोग परमिशन दे तो शुरू करें। जय नरेश दा, जोहार नंद किशोर सर। तो आप लोग का अगर परमिशन हो तो आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ कमेंट आए हैं लोगों के जो नोट किए हैं। जैसे हमारी मांडर से जो एमएलए हैं उनका नाम है नेहा शिल्पी तिर्की। वो कहती हैं कि बाय बर्थ, बाय डीएनए, बाय ब्लड कोई आदिवासी होता है। तो अगर आप लोग आदिवासी हैं तो आप लोग के पास साक्ष्य हैं तो कोर्ट पर विश्वास कीजिए और कोर्ट जाइए। ये दूसरा स्टेटमेंट है उनका। और फिर कहती हैं कि संख्या बढ़ा देने से क्या होगा। फिर हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं गीताश्री उरांव, उनका कहना है कि आदिवासी में संस्कार होता है जो कुड़मी लोगों में नहीं है। और खासकर एक मेरा पुराना वीडियो है उसको लेके बोल रही थी कि गाली गलौज, जो लोग हमारे जो प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं उसको गाली गलौज के रूप में देखते हैं, उन सब विषयों में वह है। उसके बाद कहती हैं कि आदिवासी समाज ने हमेशा विरोध किया है। फिर कहती हैं असली मालिक असली मालिक है हम लोग, अपना इतिहास हम लोग गढ़ रहे हैं। फिर कहती हैं कि हम लोग शिवाजी के वंशज हैं, हम लोग गुजरात से आए हैं, मराठी हैं। फिर कहती हैं कुर्मी समाज के लोग इतिहास के साथ खुलेआम छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट सब सभी अलग अलग वीडियोस में जो उन्होंने कहा है उन सभी को मैंने लिख के रखा है। ये हुड़पन दिखा रहे हैं, ये गीताश्री उरांव जी का कहना है। राड़ का मतलब लाल मिट्टी होता है, ये कहाँ लिखा है? मिट्टी को बोलता है राड़ ये लोग। फिर कहती हैं कि अधकचरी बात ये लोग करता है। फिर संवैधानिक अतिक्रमण के बारे में बोलती हैं। फिर कहती है एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो हम पे हंसेंगे जो हमारे लोग जो तर्क दे रहे हैं। फिर उनका कहना है कि हमारे पास आप लोग आइए, अगर इंग्लिश पढ़ने में समस्या है तो ट्रांसलेट करके भी देंगे, ये भी उनका कहना है। और हमें हमारे संस्कार के विषय में कहती कि हम लोग गंदगी में रहते हैं, गंदगी में नहीं पड़ता आदिवासी समाज, ये उनका कहना है। और हम लोग टीआरआई में बैठ के बहुत सारा रिपोर्ट को बैठे बैठे बना लेते हैं। फिर दूसरे में कहती हैं कि आदिवासी जो है डीएनए से होता है, कुर्मी क्षत्रिय है। फिर उनका सबसे भयानक जो स्टेटमेंट है, हमको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये भी उनकी बातों में आता है हमेशा। और उसके बाद है कि कुर्मी क्षत्रिय है। कोलकाता हाईकोर्ट ने अभी ये कहा है, टीआरआई का लंबा शोध चला है। इन सब विषयों में उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। 1913 से पहले वो कहाँ थे? चरवाहा थे, जो धनबाद गजट में लिखा है, ऐसा उनका कहना है। संथाल प्रगना में कोई गजट है उसमें है। तो इन्हीं सब विषयों पे हम लोग बात करेंगे। और मोटा मोटी जो आज का चर्चा होगा वो होगा कि टीआरआई रिपोर्ट में क्या सही में अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जिसमें मुकेश बिरुआ नाम के एक तो यूट्यूबर ने हमारे विषय पे एक वीडियो बनाया है पोस्टमार्टम नाम से। उनका कहना है कि जो टीआरआई रिपोर्ट है वो पूर्ण रूप से सही है। ये तो आज हम लोग जानेंगे कि टीआरआई रिपोर्ट में किस पेज नंबर में हमारे विषय में क्या गलत इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप अपने अपने कमेंट बॉक्स को कुछ सवाल है, अगर कुछ जानना चाहते हैं तो उन विषयों को रखें। और आप सभी के लिए ये इतना सारा जो डॉक्यूमेंट है, ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो ये सेशन लंबा भी हो सकता है, तो थोड़ा सा दिल थाम के भी बैठिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं टीआरआई रिपोर्ट का भूमिका में। ये टीआरआई रिपोर्ट कहता क्या है? तो फ़ोन पे ओपन कर लेते हैं इसको।
टीआरआई रिपोर्ट के विषय में कहना है कि ये आंदोलन हमारे समाज ने किया था। उसके बाद अनुशंसा पे इसे केंद्र को भेजा गया था। ये फर्स्ट पृष्ठ में है। इसके विषय में जानकारी कि अनुच्छेद 342 के अनुसार इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए प्रतिवेदन को डाला गया। तो सीधे हम लोग आते हैं। हमारा 7 मिनट क्रॉस कर चुका है। पेज नंबर है हमारा, पेज संख्या है 5 या पेज संख्या 1 में भी आएंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में दी गई है, क्या वो कुर्मी समुदाय के लिए है? जिसमें लिखा है भूमिका में कि द कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर हैव माइग्रेटेड फ्रॉम सम पैलेस इन सेंट्रल इंडिया वेयर देयर ओरिजिन किन्समैन ऑल कुर्मीज स्टिल reside. It is to be noted that for a संथाल फ्रॉम छोटा नागपुर द कुर्मीज इज नॉन एज कुनबी। क्या ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए है? तो इसी चीज को जानेंगे पेज नंबर 5 में। ये जितने भी अंग्रेजी के दस्तावेज इसमें मेंशन्ड है, साइटेशन की गई हैं, वो एक ही डॉक्यूमेंट के पार्ट हैं, एक ही आर्टिकल के पार्ट हैं, जिन्हें अलग अलग तरीके से रिफ्रेम किया गया है। जिसमें पेज नंबर 1 है, फिर पेज नंबर 2 है, जिसमें कुर्मी कुनबी कुनबी, ये फर्स्ट लाइन है उस पेपर का। ये कॉरस्पॉन्डेंस है एच रिजले, एच अफ्रीका से लगा थे मजदूरी। हाँ हाँ, अफ्रीका से भी वाला भी बोलता है लोग। हाँ, उसके बाद है ये 3 हाइपोथेसिस है। तो इसी में हम लोग जाते हैं सीधे पेज नंबर 5 में। जो सबसे बड़ा सवाल होता है ये लोग का कि हमारे 3 डेलीगेट जो थे वो चले गए थे कहाँ? मुजफ्फरपुर। वहाँ उन्होंने जनेऊ धारण किया और हमारा समाज जो है पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया। तो एक बात आप लोग सभी नोटिस कर रहे हैं, अगर टीआरआई रिपोर्ट आप सभी के पास है तो पेज नंबर 5 में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक दिनांक लिखा हुआ है, 6/11/1930 लिखा है। अगर आप लोग आपके पास होगा तो नोटिस कीजिएगा, पेज नंबर 5 में लिखा है 6/11/1930 को भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा ने ब्रिटिश सरकार को दिनांक 6/11/30 को पत्रांक संख्या 1944 एवं 1945 द्वारा 1931 की जनगणना में कुर्मी कुनबी राजवंशी या रेड्डी आदि समुदाय को जनगणना के प्रतिवेदन में कुर्मी क्षत्रिय लिखने के लिए अनुशंसा किया गया। भारत सरकार ने पत्रांक संख्या AF 33/1930 पब्लिक गृह विभाग नई दिल्ली 18 नवंबर 1930 को प्रार्थना को स्वीकार कर लेने की सूचना दी। ये लिखा गया है। तो ये अगर यहीं पे सोचने वाली बात क्या है कि अगर उनका प्रतिवेदन को मान लिया गया होता तो ये जो गजट है आप सभी के सामने है, ये गजट है 16 दिसंबर 1931। क्या ये आप सभी को दिख रहा है? इसमें लिखा है बिहार एंड उड़ीसा गजेटे। अगर ब्रिटिश हुकूमत ने ये प्रतिवेदन को मान लिया होता तो ये गजट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी से पता चलता है कि जो 3 डेलीगेट जो हमारे गए थे, उसके बाद जो ये मीटिंग के बारे में इन्होंने सूचना दी है, पत्रांक संख्या 6/11/1930 को 1944-45 जो पत्रांक संख्या है उसको जो गजेट ऑफिसर थे उन्होंने नहीं माना है और उसकी सूचना उन्होंने बकायदा नोटिफिकेशन नंबर 49 पटना वेडनेसडे दिसंबर 16, 1931 इस पेपर्स के जरिए ये उन्होंने साबित किया है। अगर हम लोग नहीं होते तो उन्होंने जो 8 दिसंबर 1931 को नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन नंबर 3563J, उसमें हमारा जो उसमें साफ साफ नीचे लिखा है जनजातियों के नाम के बाद हैव कस्टमरी रूल्स ऑफ सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस इनकम्पिटेबल विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। तो इससे ये साबित होता है कि जो ये बार बार आर्गुमेंट करते हैं कि 3 डेलीगेट हमारे गए थे मुजफ्फरपुर, उनके वजह से हमारे समाज को निकाल दिया, हमारे समाज को आदिवासी नहीं मान रहा है, ये वहीं पे समाप्त हो जाता है। फिर दूसरा टीआरआई रिपोर्ट में ही आते हैं। इसका नाम है, पेज नंबर है 12, गुस्टी के नेम।
पेज नंबर 12 में जब जाइएगा तो वहाँ पे जो गुस्टी के नाम है, क्या वो किसी से मिलता है? इसमें लिखा है सिल्ली में है, ये जितने भी गुस्टी के नाम दिए हैं इसके रिकॉर्ड है बकायदा। ट्राइब एंड कास्ट में टोटेम को दिखाया गया है कि एनिमल एंड प्लांट के नाम पे है, तो ये बात भी वहीं पे खारिज हो जाती है। जोहार जोहार भुवनेश्वर दा, बहुत दिन के बाद आपसे आपकी बातों को सुनने का मौका मिला। हाँ सही कह रहे हैं। उसके बाद क्या है, पेज नंबर 12 में गुस्टी के नाम है, क्योंकि पीसी राय चौधरी का जो आर्टिकल है, पीसी राय चौधरी का धनबाद के विषय में लिखते हैं और उन्होंने उसमें साफ कहा है कि ये जो कम्युनिटी है वो ट्राइबल कम्युनिटी है और ये इसमें जो टोटेम है वो प्लांट एंड एनिमल के नाम पे होते हैं। ये डॉक्यूमेंट नंबर देखिए, ये धनबाद का डिस्ट्रिक्ट गैजेटर है, आप इसी में पृष्ठ संख्या है आपका 107 से लेकर 146 तक। यहाँ पे हमारे विषय में बहुत अच्छे से बताया गया है कि हम लोग कौन है, हम लोग कहाँ ओरिजिन है। हम सबसे बड़ी बात है पीसी राय चौधरी का जो डिस्ट्रिक्ट गजेट है उसमें हमारा जो ट्राइबल सिस्टम है, महतो, परगनेत, देश मॉडल, इसके बारे में जानकारी दी गई है। और यही सबसे बड़ी बात है कि हमारे विषय में ये लोग कहते हैं कि मांझी परगना व्यवस्था हम लोग में नहीं है, वो लोग कहते हैं कि पढ़ा हम लोग में नहीं है। तो ये बताइए अगर नहीं है तो पीसी राय चौधरी ने खोज के कहाँ से निकाला और डिस्ट्रिक्ट गजेट में कैसे लिखा? उसमें साफ साफ महतो किसको बोला गया है, देश मॉडल किसको बोला है, मॉडल किसको बोला है, परगनेत किसको बोलेंगे, इन सब विषयों में उनमें जानकारी है। फिर है पेज नंबर 13 में जब आएंगे हम लोग टीआरआई रिपोर्ट में, तो उसमें है विधि बताई गई है, किसी भी डेटा कलेक्शन जो मेथड होता है उसके बारे में जानकारी दी गई है। जोहार जोहार रविंद्रनाथ महतो जी, जोहार जयदेव महतो, जोहार दादा, सभी के जोहार। तो सबसे बड़ी बात है 13, इसमें है ये जो रिपोर्ट है, जब सबसे अंतिम पेज में आप लोग जाएंगे जो 38 पेज होगा, उसमें लिखा गया है कि भारत सरकार ने टीआरआई से इथनोग्राफिक रिपोर्ट मांगा था, जिसको हम लोग मानोग्राफिक रिपोर्ट भी कहते हैं। और इथनोग्राफिक रिपोर्ट का सबसे बड़ी बात है जो उसमें हमें सिखाया जाता है एज ए रिसर्चर कि आप कभी भी इथनोग्राफी करने जाते हैं तो मिनिमम टाइम जो होता है उस समुदाय के साथ 6 महीना का आपको रह के उनके साथ रिसर्च को लेना पड़ता है। उसी को कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये जो मेथड है इसमें लिखा गया है पेज नंबर 13 में कि इन्होंने असहभागिता अवलोकन के जरिए ये रिसर्च पेपर को बनाया है। इसका मतलब है उन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन नहीं किया है। इसका मतलब है जो मेथोडोलॉजी होता है किसी भी रिसर्च को करने का, जो इथनोग्राफिक रिसर्च है और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, तो फिर आपका डेटा एनालिसिस मान्य कैसे होगा? बात समझ रहे हैं? तो पेज नंबर 13 में जब जाएंगे वहां पे लिखा है कि हमारा जो रिसर्च है बिना पार्टिसिपेशन के किया गया है। और जो लोग रिसर्च से हैं, जो लोग सिनोप्सिस कभी किए होंगे या कभी भी डिजर्टेशन बनाए होंगे, तो आप लोगों को फील्ड सर्वे क्यों कराया जाता है? इसी से पता चलता है कि इसकी जो मेथोडोलॉजी है इथनोग्राफी की, ये कंप्लीटेड नहीं है। इथनोग्राफी रिसर्च में मिनिमम टाइम आपको कम्युनिटी के बीच में 6 महीना का टाइम उनके साथ रह के उनका व्यवहार से जानना पड़ता है, और ये मैक्सिमम 5 साल 10 साल भी लोगों का जाता है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले बीके मेलोनोस्की ने की थी, जिन्होंने पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन के बारे में कहा था। और यहीं से पता चलता है कि ये जो पूरा डेटा है वो नलिफाई। फिर जाते हैं पेज नंबर 17 में। पेज नंबर 17 में जब जाइएगा तो अंग्रेजी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है हमारे आरा के बारे में, कुर्मी कौन है, कुर्मी कौन है, इसके विषय में। तो मैं इसके विषय में जानकारी देना चाहता हूं कि टीआरआई ने कुछ डॉक्यूमेंट, एक पेपर उठाया और उस पेपर के जरिए उन्होंने बताया कि कुर्मी कौन है, कुर्मी क्या है, अंतर क्या है। और ये डॉक्यूमेंट अभी खोज रहे हैं हम, मेरे हाथ में ही है पेपर।
और सबसे बड़ी घटना क्या हुई इस डॉक्यूमेंट में कि जानबूझ के जिन साक्ष्यों में कुर्मी के विषय में लिखा हुआ था, एक ही डॉक्यूमेंट है, एक ही पेपर का सेंटेंस है, और उसमें एक सेंटेंस को ही गायब कर दिए लोग। इसीलिए कह रहे टीआरआई रिपोर्ट को जो है साथ में लेकर बैठिए तो और मजा आएगा इन लोगों को समझने में। और इससे पता चलता है अगर हम लोग चाहें तो आईपीसी सेक्शन 167 के जरिए कि किसी सरकारी पद में रह के डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ का आरोप इनमें लगा सकते हैं। जो आईपीसी सेक्शन है, 1 मिनट में बता रहा हूं आईपीसी सेक्शन क्या लगेगा जब कोई सरकारी अधिकारी कोई सेक्शन को तोड़ता है। इस पे लगेगा आईपीसी सेक्शन 167 पब्लिक सर्वेंट फार्मिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विथ इंटेंट टू काउज इंजरी, और एक तो लगेगा आईपीसी सेक्शन 204। जिस तरह से ये रिपोर्ट को बनाया गया है उसमें यही जो आईपीसी सेक्शन है वो लगेंगे। जानबूझ के हमारे डॉक्यूमेंट के साथ ये लोग खिलवाड़ किया। बस मिल नहीं रहा है। ये अच्छा मिल गया। ये है डॉक्यूमेंट, इसी को कहते हैं कोरस्पोंडेंस। ये देखिए यहाँ से ये डॉक्यूमेंट लिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये अवेलेबल नहीं है। इसमें साफ साफ देखिए क्या लिखा है। ये जब रिजले साहब लिख रहे थे ट्राइब एंड कास्ट ऑफ बंगाल, उस टाइम ये पत्राचार हुआ है जॉर्ज अब्राहम गैरिसन और एच रिजले के बीच में। और ये जो है डॉक्यूमेंट कब का है, रिसीव्ड करते हैं 19 अगस्त 1898 को और इसको पढ़ते हैं 2 नवंबर 1898 को। ये जो ऊपर में जो जानकारी लिखी गई यही इंग्लिश के बारे में मैं बात कर रहा था कि इन्हीं सब जानकारियों को जो कुर्मी विषय में है, जो सेंट्रल प्रोविंस के कुर्मी है, उनके नामों को हमारे लिए यूज़ किया गया है। और ये है पूरा हाइपोथेसिस ऊपर में। ये जो इट विल से लिखा है, इट विल बी सीन द कुर्मीज ऑफ बिहार एंड छोटा नागपुर बिहार डिफर, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, डिफर कंसिडरेबली फ्रॉम those of Chutia Nagpur and Odisha. They have different custom, different appearance, and so far as I have been able to ascertain, claim no relationship with each other. ये जो सबसे मेजर पॉइंट है उसी चीज को ये लोग हटा दिए। अगर यही डॉक्यूमेंट को ये पेज नंबर 17 में ये जो है द लिंग्विस्टिक से ये लोग यूज किए, आप देखिए आपको मिलेगा। और सब सेकेंड पैरा में आप जाइएगा तो कास्ट जहां पे लिखा होगा, कास्ट के बाद अंडर डॉट किया हुआ है टीआरआई रिपोर्ट में। ये कास्ट के बाद अंडर डॉट कर दिया है और यहां पे लिखा है कास्ट के बाद दे क्लेम क्लोज कनेक्शन विद द संथाल एंड वन ऑफ देयर मेन टोटेम इज द टाइगर द संथाल फॉर विच इज कूल वाइट इन अनदर कोलारियन लैंग्वेज मुंडारी इट इज कूला एंड इन अनदर खड़िया। फिर उसके बाद लिखा है विथ चेंज ऑफ एल टू ए हार्ड ऑर्डर आर। उसके बाद जो सेंटेंस है फिर उपयोग किया गया। और एक बात इसमें क्या लिखा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये हाइपोथेसिस है। वो जो इसके ऊपर जब आप जाएंगे उसमें लिखा है दिस थ्योरी हैव फेल्स entirely to account there for remarkable in uniform type of Chutia Nagpur Kurmis of their totemistic ये वर्ड पढ़ नहीं पा रहा है। तो इस बात को भी लोग कहे हैं, ये रिसर्चर बोले, उस टाइम के रिसर्चर बोले कि कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर टोटोमिस्टिक है, इसमें टोटेम है। और ये किस आधार पे ये लोग लिखे कि ये लोग चंद्रवंशी है।
बांधना या सोहराई, दोनों दोनों का अलग अलग महत्व है। इसमें नेक्स्ट टाइम जाएंगे, क्योंकि हम लोग 5 दिन मनाते हैं सोहराय। तो बांधना और सोहराय हर दिन को अलग अलग तरीके से जब जाएंगे तब पता चलेगा। फिर आते हैं आगे, फिर आते हैं दो स्थान पे छोड़ा हुआ है। फिर यहाँ पेज नंबर 20 पे लिखा हुआ है कि हमारे में कान छेदने की प्रथा नहीं है। अब मुझे कोई बताए जिनकी शादी हो गई है, आप मुझे बताए बिना कान छेदे आपके घर में शादी होती है? ओहो मनीष बाबू, तो एक बात बताइए कि बिना कान छेदे हमारे घर में किसी बहू बेटी का शादी नहीं होता है, किसी लड़के का शादी नहीं होता। यहाँ तक मेरा भी बचपन का याद है, मेरी मम्मी मेरी कान छेदा दे रही थी तो मैं खटिया के नीचे घुस गया था और पकड़ लिया था जोर से, कान छेदने का प्रथा के चलते। तो लोग कहते हैं कि कान छेदने की प्रथा नहीं है। चलिए फिर आगे चलते हैं। पेज नंबर 26 है, उसमें हमारे इकोनॉमी के बारे में ये लोग बोले हैं। चलिए पेज नंबर 26 में चलते हैं। आर्थिक पिछड़ापन। तो एक बात बताइए, यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि हम लोग खेती करते हैं उसके बाद हम लोग बेचने नहीं जाते हैं। अभी भी जब बाज़ार में हम लोग जाते हैं तो हमारी महिलाएं, जो बाज़ार है ज़्यादातर महिलाएं ही करती है। जो सामने का जो हाट बाज़ार होता है, अभी भी टिल नाउ जो अपने आप को एडुकेटेड समझते हैं वो लोग भी जाते हैं, क्योंकि वही हमारा इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। और यहाँ आर्थिक स्थिति के बारे में इन्होंने कहा है कि हमारी महिलाएं, हम लोग यहाँ पे लिखा है कि पूर्व काल में इस जाति की महिलाएं भी स्थानीय जनजातीय महिलाओं की तरह ही कार्य करती थी। एक बात बताइए, हमारे समुदाय में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है खेती में। कैसे? सबसे बड़ी बात है कि बीज रोपने का जो प्रथा है ना, वो मेल का नहीं है। आज भी हम देखे हैं कि हर कोड़ी इससे ज़्यादा मेल नहीं करते हैं। बीज रोपने का काम महिलाएं करती हैं, निकाई करने का काम महिलाएं करती हैं, सीझा बीझा सूखा का काम महिलाएं करती हैं। और ये लोग कहते हैं कि खेती में हम लोग की महिलाओं का योगदान नहीं है। ये मतलब किस तरह से ये लोग रिपोर्ट को मैनिपुलेट करता है। और ये लोग कहते हैं कि टीआरआई के लोग क्यों रिपोर्ट का क्यों विरोध करते हैं, ये सही है कि नहीं, ये कहाँ तक ये बातें सच हैं। फिर है, ये कहती हैं कि हमारे लोग पुरुष शिकारी थे, परंतु आज इनके बीच खेती का स्वरूप विकसित हो चुका है। भाई, खेती से ही सिविलाइजेशन बना है। जैसे शिकारी थे, आप जब इवोल्यूशन को पढ़ेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा पहले लोग शिकारी थे, शिकारी के बाद टूल डेवलप किए, जब खेती हुआ उसके बाद वो लोग विलेज सेटलमेंट किए, विलेज सेटलमेंट के बाद जब लोग अक्षर का ज्ञान आया, जब अक्षरों को अंकित करने लगे, तब जाके ये सिविलाइजेशन कहलाया। और ये सिविलाइजेशन को क्रिएट करने वाले लोगों को कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग सेटलमेंट हो गया तो आदिवासी नहीं है। इसका मतलब खाली घुमंतु आदिवासी हैं, जो नोमेडिक है, जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, क्या वही लोग आदिवासी हैं? वेट ए सेकेंड, ये मेरा चार्ज 6% दिखा रहा है, चार्ज ले कह नहीं रहा ये। ओहो, बच गया, नोटिफिकेशन आया ना तो ऑफ हो जाता लैपी। हो, तो ये बात समझना होगा। और ये पूरा डिटेल में साफ साफ यहाँ पे लिखा है कॉरस्पॉन्डेंस में। ये कॉरस्पॉन्डेंस के कुछ पन्नों को उन्होंने उपयोग किया, और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्या रिसर्चर को ये शोभा देता है? आप सोचिए, क्या रिसर्च एथिक्स में ये बात आती है? तो ये एथिकल वायलेंस है। जब किसी भी रिसर्च में आप जाते हैं और एथिकल आप नहीं हैं, जानबूझ के साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो रिसर्च जो है नलिफाई होगा कि नहीं? वो रिसर्च तो पूरा नल है। फिर आगे चलते हैं, पेज नंबर 34 में ये लोग कहते हैं कि हमारे में संकोचन नहीं है।
और ये लोग कुमार सुरेश सिंह की जो किताब है जिसका नाम है ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया, एडिटेड बाय कुमार सुरेश सिंह, इसी किताब से ये लोग रेफरेंस उठाते हैं। ये आप टीआरआई रिपोर्ट का जो बुक्स का लिस्ट है उसमें भी इस किताब का नाम देखेंगे, और इसी किताब में लिखा हुआ है कि कुर्मी जो है ब्राह्मण का छुआ हुआ खाना नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है। तो आप एक ही किताब से जब रेफरेंस उठा रहे हैं और कह रहे हैं संकोचन नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं धोखा है ना। ये कहीं ना कहीं आपने जानबूझ के साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया है। इससे तो यही साबित होता है। और ये कौन से पेज में लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूं, और आप किसी को भी पीडीएफ की आवश्यकता होती है तो आप सीधे जुड़ सकते हैं। और एक बात है, यही टीआरआई रिपोर्ट में कहता है कि हमारे पास हमारे लोग जो है 1000 लोगों ने जनेऊ धारण किया था 1900 मुजफ्फरपुर के बाद जो 1928 में क्षत्रिय बने थे। और यही लीके जो है वो 1931 में कहते हैं कि 50 लोगों ने जनेऊ धारण किया था, और ये रिपोर्ट है 1931 का। देखिए यहाँ पे लिखा है, और ये पेज नंबर है आपका 113। बताइए, एक ही किताब से आप रेफरेंस उठा रहे हैं, और कुछ रेफरेंस को आप उठा रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट है उस समुदाय के लिए उस रेफरेंस को उठाइए नहीं रहे हैं। तो इसको किस रूप में लेना चाहिए, आप ही सोचिए। देखिए इसमें पेज नंबर जब जाएंगे, इसमें पेज नंबर है 116। पेज नंबर 116 का सबसे लास्ट में जब जाइएगा वहां लिखा है लाइक अदर ट्राइब ब्राह्मण। एक मिनट, हम फोन पे देखते हैं, थोड़ा ब्लर आ रहा है। तो आप लोग समझ लीजिए, ब्राह्मण के हाथ का हमारे समुदाय ने छुआ नहीं खाया था। ये बात यहाँ पे लिखी गई है पेज नंबर 116 में। क्योंकि बहुत सारी बात है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन पोर्टल है, किसी कम्युनिटी के बारे में आप डिफेम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन बातों को मैं नहीं रखना चाहूँगा। जिसमें ये बात जो डॉक्यूमेंट है वो उन्हीं बातों को मैं रख रहा हूँ। तो इसमें लिखा है लाइक अदर ट्राइब्स अ ब्राह्मण द हेड ऑफ हिंदू सोसाइटी इन अ अनटचेबल फॉर अ कुर्मी ट्रेडिशनली कैन नॉट touch the food touched by a Brahmin. Such in the case traditionally with the Santhal and other tribes. ये बात उसमें साफ साफ लिखी गई। तो मेरा सवाल बनता है कि टीआरआई का पोस्टमार्टम करने वाले मुकेश बिरवा जी से, टीआरआई रिपोर्ट की पैरवी करने वाले सुनीता मुंडा, गीताश्री उरांव जी से, एमएलए जी से, और हमारे एमपी सालखन मुर्मू जी से, अगर इतना ही सच है, इतना ही आप लोग संस्कारी समुदाय से बिलोंग करते हैं, इतना ही आप में एथिक्स है, आपने बांटने की परंपरा है, तो आपके लोगों ने इन डॉक्यूमेंट के साथ खिलवाड़ क्यों किया है? क्यों? ये सवाल पूछना चाहिए। और क्या इसके आधार पे ये हमारे समुदाय को मांग नहीं करना चाहिए कि इनको नलिफाई किया जाए डॉक्यूमेंट को? ये पूर्ण रूप से बायस्ड है, इसमें किसी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज नहीं किया है। चलिए कोई अनपढ़ गवार करता तो चलिए ठीक है, एक उच्च पदों पे पदेन लोग जब करते हैं, जिनके पास उपयुक्त जानकारी है, उपयुक्त रिसोर्स है, और जानबूझ के किसी साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनमें आईपीसी सेक्शन लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये आप सोचिए। आप आज जब ये डॉक्यूमेंट देखते हैं, अपने बारे में जैसे लोग बताते हैं, ये बात का इंफॉर्मेशन कौन देगा टीआरआई को कि हाँ इस तरह की गलतियां उसमें की गई हैं? इस बात को प्रोटेस्ट कौन करेगा? क्या आज तक हमारे समुदाय ने इसका प्रोटेस्ट किया? क्या हमारे समुदाय ने कभी कहा कि टीआरआई में जो लिखी गई जानकारियां हैं इसे समाप्त करो, इसे खारिज करो, नहीं तो हम लोग इसके आईपीसी सेक्शन लगाएंगे, मानहानि का केस भी लगाएंगे? क्या किसी ने ये बात को कहा? फिर आते हैं पेज नंबर 36 में। 36 पेज नंबर में ये लोग कहते हैं कि टुड्डू तिरकी के जैसे हमारा टोटेम नहीं है। मतलब इन लोग का कहना है कि अन्य समुदाय के ऐसा हमारे पास टोटेम का साउंड नहीं है।
क्या ये पूर्ण रूप से सही बात है? तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, पेज नंबर है 36। पेज नंबर 36 में लिखा गया है कि हमारे पास टुड्डू तिर्की के अनुसार हमारे पास नहीं है टोटेम, उनसे मिलता जुलता टोटेम नहीं है। निष्कर्ष 36 में, निष्कर्ष में जब जाइएगा तो उसमें लिखा है, वे अपने गोत्र या गोत्र चिन्ह के आगे अर्थ ध्वनि का प्रयोग करते हैं, जबकि उनके बीच रहने वाले अनुसूचित जनजाति जैसे टुडू, सोरेन, लकड़ा, तिर्की, टोपो, होरो, बोधरा आदि के गोत्र एवं गोत्र चिन्ह में उस तरह की अर्थ ध्वनि की कोई प्रधानता नहीं है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि एक आदिम जनजाति है जिसको परहैया बोलते हैं, जो एबोरिजिनल कम्युनिटी से आता है, जिसका पलामू, गढ़वा, लातेहार में इनकी जनसंख्या है। उनका भी टोटेम आर साउंड से क्लियर होता है, जैसे मुत्रवार है, बसरियार है, उस तरह से उनका भी टोटेम आर साउंड का है। अध्ययन बिना किए किसी निष्कर्ष में ये लोग चले गए, तो ये बात जो है क्या वो सही है? फिर ये लोग कहते हैं कि संकोचन हमारे में नहीं है, फिर निष्कर्ष में ही कहते हैं पेज नंबर 37 में, और लास्ट में कहते हैं इथनोग्राफिक रिपोर्ट में। तो इथनोग्राफिक रिपोर्ट में जब ये लोग निष्कर्ष देते हैं कि 6 महीना का इनका ऑब्जर्वेशन नहीं है, असहभागिता है, मेथोडोलॉजी का पालन नहीं करते हैं ये लोग, तो ये लोग कैसे कहते हैं कि ये टीआरआई रिपोर्ट सही है? 6 महीना का ऑब्जर्वेशन होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, समुदाय के बीच में रह के करते, तब जाके इन सब बातों को वो क्लियर करते, पर उन्होंने किया नहीं और कहेंगे कि नहीं, लोग विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लोगों को बोला कि आर्थिक रूप से मजबूत है, ये बात उन्होंने बार बार कहा। और किसी भी कम्युनिटी का अगर आप रेस को खोज रहे हैं, उनके रेशियल फैक्टर को देख रहे हैं, तो उनके शारीरिक बनावट, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, लैंग्वेज के आधार पे जाएंगे कि इकोनॉमी के आधार पे जाएंगे? क्या रेस आपके फाइनेंस से पता चलता है कि आप किस रेस से हैं? क्या मेरे बैंक अकाउंट से पता चलेगा कि हम किस जाति से हैं? जोहार जोहार दयामदा जोहार। ये बात कहना कितना लज्जित करने वाला है। एक इथनोग्राफी का मतलब, इथनो वर्ड का ही मतलब होता है रेस, और ये रेस को यूएन ने रेशियल क्लासिफिकेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इस वर्ड को हटाया और इसके जगह इथनोग्राफी को इंट्रोड्यूस किया, इथनो वर्ड को इंट्रोड्यूस किया कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। और ये लोग इथनो का मतलब फाइनेंस से जोड़ दिए। और एक सवाल आता है, ये लोग कहते हैं कि आप लोग आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास किसी भी आर्थिक स्थिति को निकालने के लिए आपको 2 चीजों का होना आवश्यक है। पहला कि उस समुदाय की कुल जनसंख्या, पहली बात। दूसरी बात, उस समुदाय के कितने लोग सरकारी पेशे में हैं, ठीक है? तब जाके आप उस समुदाय का परसेंटेज निकाल पाएंगे कि कितने लोग। परसेंटेज का क्या मेथड है? इसमें कुल संख्या की आवश्यकता होती है और कुल काम करने वाले की संख्या की आवश्यकता होती है। इससे लोग पता कर पाते हैं कि कितने % लोग नौकरी पेशा में है। तो ना हमारा कुल संख्या अवेलेबल है, ना हमारा नौकरी करने वालों की संख्या अवेलेबल है, तो आपने किस आधार पर यह कहा कि यह समुदाय कितने % लोग नौकरी पेशे से हैं? तो हमारे समुदाय के लोगों ने टीआरआई रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ा ही नहीं, ये इग्नोरेंस है। आज ये टीआरआई रिपोर्ट 2004 के बाद, आज सोचिए कितना साल हो गया है। अगर पब्लिक 12 के बाद पब्लिक डोमेन में आता है, तो सोचिए 12 से लेकर अभी तक किसी ने एनालिसिस किया कि इसमें जो लिखी गई बातें हैं वो कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं और किन किन किताबों से वो मिलती हैं। हमारे में कमी है, ये मानना पड़ेगा कि हम लोगों ने किताबों को देखा ही नहीं। और आज संजय दा ने आदि कुर्मी युवा शक्ति में एक पोस्ट डाला है, उसको जरूर जाके देखें। जिन लोगों का भी भ्रम है कि हम लोग कुर्मी हैं, हमारा जो डॉक्यूमेंट है ना 1799 से, रेगुलेशन 7 ऑफ 1799, वहां पे भी कुर्मी एज ए रैयत है। और कुर्मी का जमीन जो है नॉन ट्रांसफरेबल है। ये लोग कहते हैं ना CNT में 12 में डाल दिया,
ये मानना पड़ेगा, हम लोग बहुत थैंकफुल हैं सालखन मुर्मू जी का, जिन्होंने वो पीआईएल दाखिल किया था। इसके वजह से उनके वजह से हमारे समुदाय में ये सीएनटी एक्ट फिर से बहाल हुआ है। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए इन लोगों को, भले विरोध कर रहे हैं मगर वो लोग क्रेडिट के लायक हैं। सालखन मुर्मू जी हैं, उनके वजह से ये समुदाय को आज उनकी जमीनें बची हैं। फिर आते हैं किस किस डॉक्यूमेंट में हमारे विषय में लिखी गई हैं बातें। और एक सुप्रीम कोर्ट का जो नया डिसीजन है जो वो कहता है, उसको भी मैं बताना चाहूँगा, जो अभी हाल फिलहाल में पिछले महीने ही आया, जिसमें कहता है इट लेज डाउन that the document of pre-constitution period showing the caste of the applicant and their ancestor have got the highest probative value. For example, if an applicant is able to produce authentic, genuine document of the pre-constitution period showing that he belongs to a tribal community, there is no reason to discard his claim as period to 1950. There were no reservation provided to the tribes included in the ST order. In such case, reference to vigilance cell is not warranted at all. तो हम लोग प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब हैं, हमें सरकार मान रही है, फिर हमें अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये सवाल बनता है। फिर है ये पटना हाई कोर्ट, आप लोग वायरल देखे ही होंगे। सबसे बड़ी बात है रेस, ये लोग बोलते हैं हम लोग किस रेस का है, उसके लिए डिटेल है हमारे पास। ये किताब है, देखिए इस किताब का क्या नाम है, द रेसेस ऑफ मैन, ठीक है, जे डेनिकर इनकी किताब है। इसका पेज नंबर 578 में देखिए, इसमें हमारे समुदाय के 100 लोगों का एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा, एंथ्रोपोमेट्रिक कहते हैं कि शरीर के अंगों का मापदंड, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग कैलिपर, से हम लोग का जांच हुआ, हम लोग का हाइट कितना, एवरेज हाइट कितना है, जिसमें देखिए यहाँ जितना कोलारियन कम्युनिटी है सबका वहाँ लिस्ट में देखिएगा तो सिमिलर डेटा आपको मिलेगा, जिसमें क्या क्या लिखा है बता रहे हैं। हम लोग का जो हाइट मिलीमीटर में लिखा है 1608 है, और हम लोग का जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है वो है 100, और कुर्मीज कॉल ऑफ छोटा नागपुर, इस बात को ये लिखे हैं। और ये लोग कैसे कहता है कि हम लोग इस कम्युनिटी यहाँ से नहीं है, हम लोग कोलारियन नहीं है, ये सारा सबूत तो अवेलेबल है, ये सारा डेटा तो अवेलेबल है, फिर भी ये लोग का कहना है कि नहीं हम लोग है नहीं। जोहार जोहार गौतम दास, जोहार ज्योति अमरिया, जोहार जगदीश महतो, जोहार अनिल कश्यप जी, आप सभी को जोहार। तो ये कौन कहेगा, अब कहते हैं कि नहीं अफीम की खेती करने आए थे, तो लोग को कहिए कि ये लड़ाई अफीम के खेती वालों का नहीं है, ये लड़ाई यहाँ का भूईफूट का है। आज संजय बनवार सर एक डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं आदि कुर्मी युवा शक्ति में, उसको जाके देखिए, उसमें खुटकट्टी कुर्मी बोला गया है। हम लोग मूल रैयत हैं, इसका सबूत है। वहाँ जो लॉ कर रहे हैं उन लोगों को तो जरूर देखना चाहिए कि रेगुलेशन 7 ऑफ 1799 क्या है। तो सर्वे सेटलमेंट जब हुआ उसके बाद का वो डेटा है, तो रिसर्च गैप कहीं मिल रहा है। देखिए ये लोग कहते हैं कि हम लोग आदिवासी नहीं हैं, देखिए सर्वे सेटलमेंट है, ये किस डिस्ट्रिक्ट का है आप लोग पढ़िए बताइए। फाइनल रिपोर्ट ऑफ द सर्वे सेटलमेंट ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट रांची 1902-10, कस्टमरी लॉ का बेस हम लोग हैं। इसमें पेज नंबर जब जाइएगा, पेज नंबर 112, इसमें क्या लिखा है कि द कस्टम ऑफ प्राइमोगेनिचर आल्सो प्रिवेल्स इन प्रगना बसंतपुर एमंग द कुर्मी। ये बसंतपुर सिल्ली वाला है, ये सिल्ली का ही डेटा हम आपको बता रहे हैं। कुर्मी फैमिलीज दे ऑल से दैट द टेन्योर कैन नॉट बी स्प्लिट अप, बट वेन एवर अ कुर्मी फैमिली hold Rayat land, all the sons succeed in equal shares. It appears therefore that the custom is not peculiar to the family, but that
it is an incident of the tenure. As far as I can make out, the custom is due to the fact that this aboriginal tenure holder, क्या लिखा, aboriginal tenure holder have adopted the system of succession to tenure. फिर लिखा है वियोग among the families under whom they hold in the case the टिकैत of सिल्ली and the राजा of पद्मा. फिर आते हैं हरकनाथ ओदार के केस में. हरकनाथ ओदार का जब केस पढ़िएगा तो उसमें पेज नंबर है 5 of 11. ठीक है, ये है 5 of 11. जब आप देखिएगा तो उसमें लिखा है क्या कि कुर्मियों, कभी कभी जो मॉनिटर है वो ब्लर कर दे रहा है, उसमें लिखा है कि थोड़ा सा हम आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं कि जो चुटिया नागपुर के राजा थे उनके वंशजों ने ये कहा कि ये ज़मीन हमसे ओहदार लोग लिया है, ये ज़मीन वापस दे दो, इसके लिए केस चला. तो जब ये केस हुआ तो ये पता चला, और ये डिटेल कहाँ है, PLJ जिसको बोलते हैं पटना लॉ जर्नल, पेज नंबर 109 में. ठीक है, पटना लॉ जर्नल किसी भी प्रोसीडिंग जो होता है उसका डिटेल होता है. जब हमारे केसेस होते हैं, जो वकील होंगे उनको पूछे लॉ जर्नल क्या होता है, जिसको अभी हम लोग नए फॉर्म में जानते हैं एयर, ऑल इंडिया रिपोर्टर. पहले उस समय ये लॉ जर्नल होते थे. जितने भी केसेस होते हैं, जितने भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनकी डिटेल उसमें लिखी होती हैं. और ये केस डिटेल कब से है, तो वहाँ पे कहते हैं कि द राजगुरु एंड has instituted a suit in the civil court of get possession of these 6 villages. In these circumstances, the parties adopted a wise course and took the result of the litigation in their own hands by awarding a protected litigation which would have proved ruinous to the parties. They entered into bona fide settlement. Bona fide settlement का मतलब होता है कि स्वघोषणा. हमारे जो पूर्वजों के पास जमीन था, किसी ने दिया नहीं है, उन्होंने घोषणा किया, उसके अनुसार उनको जागीर मिला था. जैसे जो महतो है, महतो के ऊपर होते थे परगनैत, तो परगनैत लोग ही ओहदार हैं. परगनैत लोग ही ओहदार हैं क्योंकि 6 विलेज के मालिक वो थे. ये बात को जानिए, जो दीवान अपने नाम के आगे टाइटल लिखते हैं वो थपाल या मड़ल होंगे. उन्होंने बोनाफाइड सेटलमेंट के जरिए उसको हासिल किया था, मतलब स्व घोषणा किया था कि ये मेरा क्षेत्र है, और उन्होंने प्रमाण दिया था कैसे, जोत के. और इसके विषय में मुझे जानकारी, रामगढ़ के रहने वाले हैं जगेश्वर ओहदार जी, जो हमारे क्रांतिकारी भाई हैं, आनंद केटीआर उनके पिताजी हैं. जब उनके साथ हम चर्चा कर रहे थे, वो ओहदारी के उनके पास बहुत नॉलेज है. उन्होंने ये बात बताया कि ये सिस्टम को वो लोग कैसे ऑक्युपाई किया था, और उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दिया जिसको मैंने हरकनाथ ओहदार के केस में खोजा कि बोनाफाइड सेटलमेंट के जरिए उन्होंने जमीन ली थी. और यहाँ पे लिखा है विच वाज ऑब्वियसली फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कंसर्न द पार्टीज, देयरफॉर मस्ट बी गवर्न बाय these 2 documents granting a new route of title under the ohdar where whole village booty and other village in future reliance was placed upon the observation of addiction NPLJ 109 at पेज नंबर 120. मतलब पटना लॉ जर्नल का वॉल्यूम नंबर 109 और उसका पेज नंबर है 120. इन दैट केस द लर्न जज हैड हेल्ड दैट द ग्रांट्स ऑफ 1765, 1769 एंड 1786, इनका सेटलमेंट कब हुआ है, 1765, 1769 एंड 1786. ये डेटा आपको ले जा रहा है उतना पीछे. ये लोग कहते हैं कि अफीम का खेती के लिए लाया था, तो ये लड़ाई अफीम का खेती वाला सा नहीं है. ये सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, और यहां पे इसीलिए कहते हैं कि इन्होंने जानबूझ के सिलेक्टिव अप्रोच करके हमारा इतिहास मिटाने का प्रयास किया है. क्योंकि हमारा इतिहास मिटाएगा नहीं तो ये लोग हमें गलत साबित कैसे करेगा. अगर इतिहास मिटाएगा नहीं तो ये एरिया शेड्यूल एरिया में जाएगा कि नहीं. फिर आते हैं, फिर कहता है कि subsisting in 1866 as valid legal grants and therefore the grant re-grant which was made on
September 1866 was a mere nullity. I do not take this observation to decide any such question and arise in present case, if only for the fact that period existing grant or grant in the present case have not been proved were admittedly not in existing at time when the parties entered into the compromise in October 1909. तो ये लोग कहते हैं कि अफीम का खेती करने आए, तो अफीम का खेती करने वाले से यहाँ का राजा लोग लड़ नहीं पा रहा है, केस जीत नहीं पा रहा है, और ये लोग कहते हैं कि अफीम का खेती करने आए थे। वाह। और ये लोग बताए कि ये लोग का ऋषा मुंडा कौन है, रांची गजेट में क्या लिखा है उसके बारे में, और ये रोहतास गढ़िया लोग क्या है। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी समुदाय को क्रिटिसिज्म करें, बट इन्होंने हमें क्या क्या गाली नहीं दिया है। हमें कहा कि हम लोग दो नस्लों के हैं, इन्होंने कहा कि हम लोग के लोग अफीम का खेती करने आए थे, इन्होंने कहा हम लोग गुजरात के माइग्रेंट हैं, इन्होंने कहा हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं, लोग कहे कि हम लोग बिहार के, हम लोग कभी कहता है मंगोलाइड। मतलब यहाँ के खुटकट्टी को आप समझ के क्या रखे हैं। आप लोग का खुटकट्टी राइट तो अभी मिला। अगर लोग कह रहे हैं कि विल्किंसन वाले को बोलिए विल्किंसन कब आया है और रेगुलेशन 7 ऑफ 1799 कब आया है। हाँ, जोहार जोहार कनक भानुआर दा, जोहार रामेश्वर प्रसाद महतो जी, मोतीलाल मेहता जोहार दा, तहु ही आज वायर ही का। तो फिर आते हैं 1931 का जो रिपोर्ट है, ये क्या है, मेमोरेंडम फॉर द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन ऑन द वर्किंग ऑफ द रिफॉर्म्स बिहार एंड उड़ीसा। इसका पेज नंबर देखिए, इसमें क्या लिखा है, एबोरिजिनीज कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर। ये कब का डिटेल है, 1930 का। ये फिर आते हैं एशियाटिक सोसाइटी। ये पीएचडी करने वाले हैं विलियम जोन्स। आपने बहुत बार इनका नाम सुना भी होगा, इनकी किताबों में रेफरेंस में इनका नाम आता है। जोहार प्रकाश महतो जी, शालिनी मेहता जोहार, धनंजय कुमार जोहार, ताराचंद महतो जोहार। तो ये है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसको लिखने वाले का नाम है विलियम जोन्स, और ये वॉल्यूम है 23 वॉल्यूम है, और इसको लिखने का है 1927। इन्होंने क्या किया है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में दिया है पेज नंबर 302 में, और इसमें साफ साफ लिखा है छोटा नागपुर ट्राइब्स 7 नंबर में कुड़मी, ओरांव, संथाल, मुंडा, भूइया, माल पहाड़िया और माले। और इन्होंने भी एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा दिया है। इन्होंने भी है 100 पार्टिसिपेंट का एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा एनालिसिस किया है, उसके बाद ही उन्होंने ये रिपोर्ट को बनाया है। देखिए यहाँ पे पेज नंबर जब जाएंगे 312 में जाना है और देखना है सीरियल नंबर 10 सीएन कुर्मी लिखा है एबोरिजिनीज। उसमें लिखा है कितने लोग थे, 100 लोगों हैं। यहाँ देखिए, अब आते हैं रिसेंट डेटा पे। ये डेटा है झारखंड सरकार का 1990 में। इसमें क्या लिखा है, गैर सरकारी आदिवासी। ये कहाँ का है, भारत सरकार गृह मंत्रालय के झारखंड मामलों के संबंधी समिति की रिपोर्ट मई 1990, क्षेत्रीय आयाम गैर सरकारी आदिवासी, एनेक्सर 4। देखिए, किसी को हेट नहीं देना है। किसी कोई कम्युनिटी हमारे विषय में कुछ बोल रहा है तो हेट नहीं देना है, क्योंकि हमारे हेट की वजह से हमारे और उनके बीच में दरार आएगी, और इसका बेनिफिट ऐसे तत्व उठाएंगे जो नहीं चाहते हैं कि झारखंड 6वीं अनुसूची में जाए, नहीं चाहते हैं कि आदिवासियत जिंदा रहे।
ये जो हमारी लड़ाई है ये आदिवासियत की लड़ाई है। आदिवासी करने का मतलब है कस्टम का, ट्रेडिशन का, लैंग्वेज का। तो वो लोग नहीं चाहते हैं ना कि ये आगे बढ़े। वो चाहते हैं हम लोग एक्युलरेशन करें, हम लोग अडॉप्ट करें, हम लोग संस्कृताइज्ड हों। जोहार जोहार अभिषेक दा, लक्ष्मी नारायण मुंडा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हम पॉइंट लिख के देंगे और ये डॉक्यूमेंट आपको हम सेंड करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो बताइए, और एक ये लोग कहते हैं ये कितना बड़ा खतरा है झारखंड में। आप समझिए कि 2026 में परिसीमन होने वाला है और हमारा कम्युनिटी अगर क्लियर नहीं रहेगा, डिस्ट्रेस कंडीशन में रहेगा, इनको शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट में नहीं डाला गया, तो ये जो राज्य है 5वीं अनुसूची में बचेगा। और जो लोग कहते हैं कि बचेगा, तो उन लोगों के लिए मेरे पास सबूत है। अगर स्क्रीन शेयर होता है तो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। कि ये एरिया शेड्यूल एरिया में किसके वजह से है। स्क्रीन शेयर करके देखते हैं, अगर होता है तो बहुत बढ़िया। ये है केस, केस के बारे बताते हैं। ये एयर केस है। इसको केस करने वाले का नाम है धनंजय महतो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर। इसके जो जज, ये 2005 में केस किया गया है। इसके विषय में इसमें साफ साफ ये जानकारी लिखी गई है कि रांची जो शेड्यूल एरिया है उसमें ट्राइब की जनसंख्या 46 पॉइंट नहीं कहाँ पे 43.56 है। और साफ साफ लिखा है पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन सिली ब्लॉक इज 26%, 26.66। इन सम ब्लॉक्स लाइक मांडर, चानो, नामकुम पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इज लेस देन 5%। तो क्या करना चाहिए कुर्मी समुदाय को? तो कुर्मी समुदाय को मेरे तरफ से यही सजेशन है कि देखिए, आदिवासी समुदाय जो शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में है उनको जानकारी नहीं है और उनको जानकारी नहीं भी दिया गया है। उनके जो लीडर हैं वो इन्फॉर्मेशन मिसलीड कर रहे हैं और इसलिए वो लोग हमारे विषय में उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख रहे हैं। पर हमें ये चीज़ को क्लियर करना होगा कि हमें झारखंड बचाना है, बंगाल बचाना है या उड़ीसा बचाना है। क्योंकि जैसे हमारा समुदाय आता है, झारखंड के 14 से 15 जिले, वेस्ट बंगाल में लिखित तौर पे ओआरजीआई रिपोर्ट में लिखित कहता है कि 12 जिला में कुर्मी यहाँ मेजोरिटी में। ये मेरा डेटा नहीं, ये ओआरजीआई का जो रिपोर्ट है उसमें साफ साफ पहला पृष्ठ में कहता है कि कुर्मी जो है यहाँ पे 12 जिला में मेजोरिटी में। आप सोचिए कुर्मी केस में क्यों शामिल नहीं किया जाए। हाँ, फोड़ देंगे दादा। अभिषेक दा, देखिए ये खतरा झारखंड में है, आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि सोशल सेफगार्ड को हटाने से किसको फ़ायदा मिलेगा? अगर आदिवासी लड़ता है, कुर्मी लड़ता है, तो इससे बेनिफिट किससे होता है? बंदर वाली कहानी सोचिए कि सबको यहाँ का ज़मीन चाहिए, ज़मीन में है मिनरल्स। जरूर अभिषेक दा, सबको चाहिए यहाँ का मिनरल्स और उसके लिए यहाँ का कम्युनिटी को लड़ाएगा तो हम लोग जाएंगे वही लोग के पास ना कि सपोर्ट करो। तो इस चीज़ को हमें जानना होगा कि हम लोग लड़ किससे रहे हैं। और हमारे समुदाय से यही कहेंगे कि कोई भी आदिवासी समुदाय, शेड्यूल समाज अगर कोई कहता है तो उसको उससे गुस्साना नहीं है या उसे अभद्र भाषा में नहीं देना है। क्योंकि यही डिफरेंसेस हम लोग को क्रिएट करने के लिए ये लोग ये तामझाम किया है। ये झारखंड अगर कुर्मी समुदाय, मैं फिर से कहता हूँ कि अगर अनुसूचित जनजाति में होगा तो हम लोग आहर्ता को पूरा करेंगे और हमारा राज्य में सोशल सेफगार्ड बढ़ेगा, पंचायती राज व्यवस्था बढ़ेगी। और जो विधायक घूमते हैं, जो नगर निगम का जो इतना सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो सब खत्म होगा, ज़मीनों का लूट खत्म होगा, यहाँ की जो जनजाति है उनका संरक्षण होगा। जैसे आप देखिए, टैक्स मजबूत होगा, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल मजबूत होगा, सांसद का पावर कम होगा, विधायक का पावर कम होगा, तो आपको क्यों वो डालेगा शेड्यूल ट्राइब में? तो ये सारा सिस्टम है ना, वो पावर का है। ये पावर आपके पास आ जाएगा तो आप उसको वैल्यू नहीं कीजिएगा।
आपके पास अधिकार होगा कि अपने मामलों का निष्कर्ष आप कीजिएगा, तो क्यों आपको दे, क्यों आपको वो डाले शेड्यूल ट्राइब में। तो ये बड़ी घटना है। और हमारे समुदाय से सभी से अनुरोध है, आदिवासी समुदाय से, शेड्यूल ट्राइब समुदाय से, कि किसको गलती मानना चाहिए, किसे गलती मानना चाहिए, जिन्होंने साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ किया उन्हें, या जिन्होंने इतना सब कुछ होते हुए जिनकी ज़मीनें लूटी गई, जिनके ज़मीनों में खदान है, जिनके 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से, केवल 5 डैम का मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक एरिया इनके खाली डैम्स में है। उनसे जानना चाहिए, ये खाली लिखित में है। तो किससे आप लड़ रहे हैं? कुर्मी समुदाय वह जड़ है जिससे आपका कस्टमरी लॉ डिपेंड करता है। मैं संथाल कम्युनिटी के बहुत से भाइयों को कहना चाहूँगा, बुधन एक मांझी और मंझियाइन में केस हुआ था कस्टमरी लॉ को। रेफरेंस पता है किसका यूज़ हुआ है? वो 1964 या 65 का केस है, जिसमें कस्टमरी लॉ डिफाइन करने के लिए मांझी कम्युनिटी ने कुर्मी के रेफरेंसेस को यूज़ किया है। साक्ष्यों को पढ़िए। आप कुर्मी का विरोध करके अपना ही गर्दन काट रहे हैं, ये बात लिख लीजिए कहीं पे। और वो डिटेल अगर चाहिए तो मेरे पास वो भी है, वो भी आपको देंगे कि कोई केस नंबर कितना है, केस लड़ने वाले लोग कौन कौन थे। तो कस्टमरी लॉ अगर झारखंड में है, कस्टमरी लॉ अगर यहाँ पे प्रिवेल करता है, तो उसका एकमात्र कारण यहाँ का कुर्मी है। और इसके बारे में बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। और आपके लिखने वाले अच्छे अच्छे राइटरों ने उनका सिलेक्टिव अप्रोच इतना ख़राब रहा कि इस समुदाय का नाम ही ख़त्म कर दिया। पर ठीक है, कुर्मी तो हम लोग हैं ही, खोदने में आ गए। और एक कमेंट हमारे पे था मैडम का कि राढ़ सभ्यता के बारे में। तो राढ़ सभ्यता के बारे में यही कहेंगे मैम कि हमारे लोग मिट्टी नहीं बोलते, मिट्टी हमारा शब्द नहीं है। हम लोग यहाँ पे भूइयाँ बोलते हैं ज़मीन को, भूइयाँ बोलते हैं ज़मीन को। मिट्टी को खोद के जब उठाते हैं उसको रुगड़ी बोलते हैं। और जो उसमें पैदा लेता है ना चीज़, उसको बोलते हैं रुगड़ा, जिसको हम लोग बरसात में जब गरज मलक होता है तो उठता है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें रिसर्च कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सुसेक्स, यूनाइटेड किंगडम, रिचर्ड गुथियार्ड। ठीक है, तो आप हंसेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं हंसेंगे। मेरे पास ऑथेंटिक रेफरेंस है, ऑथेंटिक डिटेल है, ऑथेंटिक रिसर्च गैप है, तो हंसेंगे मेरे पे। कैसे हंसेंगे बताइए? जिसके पास डेटा नहीं होता है, जिसके पास रेफरेंस नहीं होता है, जो कुछ भी अलबल बोल रहा है, उस पर हंसेंगे लोग, कि जिसके पास पूरा डेटा है उस पर हंसेंगे। और हमारे कुर्मी समुदाय से अनुरोध है कि किसी भी साक्ष्य को रखने से पहले, किसी भी बात को रखने से पहले ये श्योरिटी रखिए कि वो साक्ष्य मिले। हम लोग बहुत सारे बात सोशल मीडिया में ऐसे ही बोल दे रहे हैं, बोलिए मत, केवल उसका प्रमाण दीजिए। क्योंकि हमारे जो भाई हैं, हमारे जो हमसे हैं, जो आदिवासी समाज, शेड्यूल समाज से हैं, वो लोग हमसे हैं ना कि हम उनसे। तो बड़ा भाई के नाते, क्योंकि ये बड़ा भाई हम दिखाने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग बड़ा भाई हैं, लिखित तौर पे बड़ा भाई। आप कास्ट एंड ट्राइब्स पढ़िए, सभी डॉक्यूमेंट को पढ़िए। तो हम लोग यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यहाँ की जो संस्कृति है उसका जिम्मा हमारे हाथों है। तो एक जिम्मेदार भाई के नाते कुर्मी समुदाय को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे समुदाय में जो भाई हैं, संथाल है, मुंडा है, उरांव है, उनके साथ जो परेशानी हो रही है उनको भी देखना है। क्योंकि हमारा सहयोगी है, हम लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं। मैं और एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा कि कितना हमारे घर में पहान जी हैं, जिनका ज़मीन हमारे ही खेत के हिस्सा में उनको मिला है। पहनई का ज़मीन हमारे पूर्वजों ने उनको दिया है, ना उसके पास रजिस्ट्री है, ना मोटेशन है, कोई डेटा नहीं है उसके पास। फिर भी उन्होंने वो ज़मीन को लीज में दे दिया है। जो मुंडा परिवार मेरे गांव में है, वो हमारे घर में हमारे सहयोगी के रूप में थे। आज भी हमारे साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन है। जो हमारे साथ
करमाली कम्युनिटी के लोग हैं, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। हम लोग एक साथ नाचते हैं। इन लोगों का कहता है भेदभाव करता है। भेदभाव करने के कुछ रीजन रहे हैं खान पान में, आप पता कीजिए। उसमें आपको प्रतिबंधित मांस का सेवन मिलेगा, उसके वजह से लोगों में भेदभाव है। और सबसे बड़ा भेदभाव कहाँ से पैदा होता है? ये लोग बार बार कहते हैं कि सिल्ली की घटना, यहाँ पे मेन है सिल्ली की घटना में पानी का। देखिए वो पानी पिला रहे थे लोग, पर कॉन्टेक्ट ऑफ साइनेस वहीं तो है। और एक जवाब मैं देना चाहूँगा, अगर कोई टैग कीजिए गीताश्री मैम को। उन्होंने कहा कि कुर्मी समुदाय के लोग गाली गलौज में ही बात करते हैं, ये उनका संस्कार है। मैडम एक बात अपने कान खोल के सुन लीजिए या ध्यान में इसको डाल लीजिए। जो गाली गलौज किए ना, उससे क्या पता चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो गाली गलौज किए उससे पता चला कि वो क्या रिलेशन में आते हैं। हाँ हाँ, उरांव समुदाय से भी हैं, बिल्कुल, इसीलिए तो कह रहे हैं। तो मैडम से यही कहना है कि देखिए गाली गलौज किए तो गाली एक रिलेशन को वायलेट नहीं करता है। अगर कोई अगर बहन का मतलब साला है और साला के बदले दूसरा गाली देगा तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो जब गाली दिया रिश्ते में तो उसका वहाँ रिलेशन पता चला कि किस नाता से है। तो नाता जैसे आया वहाँ टैबो आएगा कि क्या टैबो जहाँ से आया तो सीधे आएगा किनशिप टर्मिनोलॉजी, और किनशिप टर्मिनोलॉजी जैसे आया तो ये पूरा फैमिली आएगा, और फैमिली में ये प्रिवेल कर रहा है गाली, तो ये आया प्रिमिटिव ट्रेड्स, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन ये उनको मिला है। तो इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव ट्रेड्स। आपके क्या बोलते हैं उसको साइंटिफिक वे में, जिसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से फॉलोअप के जो इंटरव्यू है उसमें बताने का प्रयास किया था। यही प्रिमिटिव ट्रेड्स है जो जनरेशन टू जनरेशन प्रिवेल कर रहा है। इसीलिए जानने किसी बातों को रखने से पहले उनके विषय में उपयुक्त जानकारी इकट्ठा कर लेना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। ये एमएलए जो है हमारे मांडर से, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फाइट बाय ब्लड बाय डीएनए का ही है, बाय बर्थ बाय डीएनए बाय ब्लड, ये इसी का फाइट है। अगर हम किसी के वंशज हैं, हमारा यहाँ अधिकार है, आप मेरा अधिकार लेने वाले कौन होते हैं? आपने अधिकार मेरा लिया ही क्यों? और हमारा अधिकार का विरोध करने वाले भी कौन होते हैं? आप क्यों आप हमारा विरोध कीजिएगा? हम तो आपके समुदाय के विषय में कुछ नहीं कहने जाते हैं। आपके उरांव समुदाय में 4 हाइपोथेसिस काम करते हैं। आप सेंसस डेटा उठा के देखिए, रिसेंट में भी क्लेम टू बी क्षत्रिय आपका है। उरांव कम्युनिटी के लोग अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं, जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, या यहाँ के भी लोग रावण के वंशज मानते हैं। एज पर मैथोलॉजी उसको बोला जाता है वो पंडित था, तो आप सीधे तो ब्राह्मण के वंशज हो गए। पंडित मानते हैं कि नहीं रावण को? आप तो सीधे आ गए। तो पहला थ्योरी आपका गया। फिर जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से आए हैं। फिर कहते हैं कि आप यहाँ के मूलवासी, ये आदिवासी मूल समूह है। तो आप में ही कितने सेक्ट बटे हुए हैं उसको आप जाके देखिए। आप अपने आप को कैसे क्लेम कर रहे हैं? और कहते हैं कि हमारे लोगों ने जनेऊ धारण किया, जनेऊ धारण किया। 3 लोग जनेऊ धारण किया, उसका तो काट दिया 1931 में, 16 दिसंबर 1931 को। आप में टाना भगत लोगों ने क्या क्या किया आपको पता है? टाना भगत लोग मीट मुर्गा का सेवन करता है। वो हमसे पहले किया कि हमसे बात किया? टाना भगत लोग जो बीच में सूता बांध कर रखता है उसको क्या कहते हैं मैडम? और हमारे हो समुदाय से बिरुआ उरुआ जी बोल रहे थे कि नहीं हम लोग हो समुदाय से हैं, हम लोग कुछ भी हम लोग ये सब नहीं किया, हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा है। आप लोग का 100 गांव ही बस था सरंडा में। उसके चारों तरफ कौन है? मनोहरपुर में कौन है? सरायकेला खरसावा में कौन है? झिकपानी के उधर कौन है? क्योंझार में कौन है? मनोहरपुर में कौन है? सोनुआ में कौन है? 1857 में गिरधर महतो जो थे उसको तो आप लोग खत्म कर दिए। 1930 में जो हरिहर महतो थे उसको तो आपको खत्म कर दिए। आप गिरधर महतो के वंशजों से मैं मिला, वो सोनुआ के रहने वाले थे। वो अभी उनके जो वंशज लोग हैं ढीपा गांव के,
मनोहरपुर में ढीपा गांव में रहते हैं, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाया। वो लोग आज भी इतने साई हैं कि अपना पेपर नहीं दिखाना चाहते हैं। वो 1857 के विद्रोही थे। नीलमणि सिंह देव, मुफस्सिल रिकॉर्ड में उनका नाम अवेलेबल है कि संथाल विद्रोह का जो फाइनेंसर थे वो नीलमणि सिंह देव थे, शेखर देव थे, जो पंचायत के राजा थे। उनका वहां कुर्की हो गया था उनका जमींदारी। मुफस्सिल रिकॉर्ड 1955 में ये मेंशन्ड है। जिसको देखना है वो हमसे आके ले जाए। बात करते हैं कि संथाल विद्रोह में क्या इनका योगदान रहा। 1867 केड़िया माथो 80 किलोमीटर उसको बारीपदा में खींचा हाथी में बांध के। कहाँ गया था लोग, उसको मेंशन क्यों नहीं किया इतिहास में? इतिहास में सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं और बात करते हैं। और बिरवा जी, सनातन पाठ पिंगुआ का नाम ध्यान रख लीजिए, और हरिबाबा कोल का वही पीरियड का है, 1930 का ही है, जिन्होंने मांस मदिरा का सेवन के लिए मना किया था। आप लोग रिसर्च कीजिए उसमें हरिबाबा कोल कौन थे और ये सनातन पाठ पिंगुआ कौन थे। उसका ज्यादा चाईबासा से 10 किलोमीटर रेडियस में ही उसका गांव है। उसका नाम है नाम क्या था, क्या गुट्टी करके नाम है, वो भी बता देंगे नाम क्या है। तो इतिहास के साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। और अंतिम में कंक्लूड करते हैं, सवाल लेते हैं आप लोगों का। देखिए हम लोग, और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप सभी को कि हमारे समुदाय के जो लोग सोचने वाले हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो प्रोसेस थोड़ा सा देखिए कि जो भी समुदाय अभी शेड्यूल ट्राइब में नए अनुसूचित हुए हैं वो किस आधार पे गए। इसके आधार से हम लोग को पता चलेगा कि हमें आगे का स्ट्रेटेजी कैसे क्लियर करना चाहिए। इससे पता चलेगा कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या बननी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग अध्ययन नहीं कर रहे हैं और इसके वजह से जो है थोड़ा सा परेशानी होगा। लोग कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करेगा, कोई कहता है टीआरआई का रिकमेंडेशन से होगा। तो जो अभी नए नए अनुसूचित हुए हैं, जो पहले ट्राइब थे अभी नए आए हैं, उनका किस प्रोसेस से हुआ है, इसकी जानकारी इकट्ठा करने के बाद इस बारे में एक हम लोग को प्लान या रोड मैप मिल सकता है कि अगर सचिव से मिले उसके बाद क्या होना चाहिए। और आखिरी चरण जो है संसद का पटल है, तो संसद में बात रखने के लिए आप लोगों को प्रेशर ग्रुप के रूप में कैसे काम करना चाहिए, इस पर भी काम करना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 2000 ये अर्जुन मुंडा जी ने जो बिल लाया था वो संसद में ही लाया था। कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं कि ये संसदीय पटल से ही होगा। तो अगर संसदीय पटल से होगा तो संसदीय पटल में हमारे लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अपने बीच में ऐसे लोगों को तैयार करें जो आने वाले आम चुनाव जो हैं 2024 में वो हमारे समुदाय का प्रतिनिधित्व कर सकें। क्योंकि ये लड़ाई हर तरह से लड़नी जानी चाहिए। फाइनेंशियली लड़ी जानी चाहिए, पॉलिटिकली लड़ी जानी चाहिए, डॉक्यूमेंट पे ही लड़ी जानी चाहिए, लॉज पे लड़ी जानी चाहिए। जब सभी डायनामिक्स या सभी जो आयाम हैं जब मिलेंगे तभी ये हम लोग का जो लड़ाई है वो सक्सेसफुल होगा। और ये झारखंड को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सवाल लेते हैं थोड़ा सा, कोई अगर सवाल करना चाहते हैं तो रखिए बीच में। ये विजय कुमार कह रहे हैं, भाई साहब पढ़ो लिखो और नौकरी लो, एसटी एसटी काम नहीं चलेगा, फिर बाद में पता चलेगा कि कुर्मी एसटी करते ही बेरोजगार रह जाओगे। इसलिए मेरा मानना है कि मेहनत करो और अच्छे से पढ़ो और नौकरी ले लो, उसी में भला है। देखिए ये बहुत अच्छी बात कही। और मेरे दोस्त ने एक बार बात कही थी जो मैं हर बार सभी को कहता हूँ कि पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नौकरी लेने के लिए पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है। आप नौकरी लेने के लिए स्किल भी अपने आप में इवॉल्व कर सकते। तो लोग कहते हैं कि पढ़ो और नौकरी लो, नौकरी ही सब कुछ नहीं होता है भाई। और पढ़ के हम नौकरी ही कर रहे हैं, ठीक है, और स्किल्स पे ही नौकरी कर रहे हैं। ये एसटी नहीं, एसटी रिजर्वेशन के लिए हम लोग लड़ नहीं रहे हैं, ये पहचान है।
क्योंकि आप कहीं ना कहीं हमको लगता है एडोप्टेशन एक्लोरेशन कल्चर में आप गए हैं, आपका श्रद्धा आदिवासियत पे नहीं है, इसीलिए इस बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं कि एसटी क्यों कर रहे हैं। एसटी एक रेस है, एक पहचान है, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। और बाकी हम सक्षम हैं, पढ़ लिख के नौकरी में खाना ही नहीं, हम मेरा जंगल है, जंगल में खाने पीने का मेरा साधन है। एसटी करने का रीजन ये नहीं है कि रिजर्वेशन ही चाहिए, एसटी का रीजन है कि हमको पूरा स्टेट को बचाना है। एसटी करने का रीजन ये है कि हमारे लैंग्वेज को बचाना है। एसटी करने का रीजन ये है कि हमारा डाइवर्सिटी है उसको बचाना है। एसटी करने का रीजन ये है कि हमारा जो कस्टम एंड ट्रेडिशन है उसको बचाना है। तो खाली पैदा लेने से मतलब थोड़ी जो होता है, कुछ पाइंत का भी सीखो। हम लोग पाइंत में हमारा जिम्मेदारी है। और अभी शादी ब्याह तो नहीं हुआ होगा जैसे लूल लक्षण से लग रहा है, तो जिम्मेदारी भी नहीं पता होगा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ जिम्मेदारी से बड़े हुए हैं, जिम्मेदारी हमारे बीच में है। थैंक यू सर, आई रियली अप्रिशिएटेड एंड एडमायर योर रिसर्च ऑन योर कम्युनिटी डाटा जोहार। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो क्वेश्चन और तो ऐसा नहीं लग रहा है, और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगा सोसाइटी को लेके, कम्युनिटी को लेके, तो मैं आप सभी को बीच में फिर से आने का प्रयास करूँगा। और गमवेन के फिर से जोहार कर रही हो, और रिक्वेस्ट तने ध्यान रख भाई, जे भी हम इनके रिसर्च करे वाला छुआ मने हथी छुआ या कोई भी हम इनके रिसर्च सीनियर से लेके जूनियर तक जो भी हैं, वो देखिए कि जो कम्युनिटी है वो कैसे एसटी इंक्लूजन में अभी आए हैं, इससे पता चलेगा रोड मैप, और ये सजेशन बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आप सभी को फिर से गमवेन के जोहार कर रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद। 228 लोग आज जुड़े, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना संयम के साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।